प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 52 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली जो चर्चा थी, यानी व्याख्यान संख्या 51 की जो चर्चा थी, उसमें हमने पत्र लेखन के स्वरूप, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विविध प्रकारों को देखा था और उसके लेखन की तकनीकी पर भी विचार किया था। तो आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पत्र लेखन का जो उसके विविध रूप हमारे सामने आए थे, उसका फॉर्मेट क्या है, निश्चित प्रारूप क्या है, और इसके लिए हम लोग ये भी करेंगे कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से पत्र लेखन की जो प्रक्रिया होती है उसको जानना सीखना चाहेंगे, यानी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कैसे पत्र को धारदार और प्रभावशाली बनाया जाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बात पर आने से पहले कि ये भी दरअसल अभ्यास के द्वारा ही सीखता है लेखक। ये जो कौशल है उसमें भी अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रायः सभी प्रकार के जो लेखन हैं वो यद्यपि विविध नियमों से, तरीकों से बद्ध तो हो सकते हैं, उनके लिए नियम और तरीके बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो विषय है औपचारिक पत्र। उसके अंतर्गत आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र हम लोग उदाहरण के माध्यम से लिखना सीखेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो प्रिय सहभागियों, आज के इस व्याख्यान से आप ये जान सकेंगे कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो भी हम लेखन करते हैं तो उसका रूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, आवेदन पत्र क्या है, उदाहरण के माध्यम से उसे समझेंगे, शिकायती पत्र को भी समझेंगे और उसके उदाहरण हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त संपादकीय पत्र क्या है और उसके उदाहरण हम देखेंगे। तो हम लोगों ने बात कर ली थी इससे पहले के व्याख्यान में कि इसका प्रारूप क्या होता है। आज विशिष्ट रूप से हम इस पर ध्यान देंगे, यानी आज और गहराई के साथ इस पर हम विचार करेंगे प्रारूप पर। तो सबसे पहले तो विषय हमने उल्लेख भी किया था, विषय होता है। विषय का अर्थ है जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। उसको हम केवल एक ही वाक्य में या शब्द में लिखते हैं, यानी एक वाक्य में लिखते हैं, शब्द नहीं बल्कि शब्द संकेतों के माध्यम से उसको निर्दिष्ट करते हैं, उसको रेखांकित करते हैं। फिर उसके बाद संबोधन हमने आप लोगों को बताया था। विशेष रूप से जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसका निश्चित होता है महोदय, महोदया, माननीय आदि। विषय वस्तु जो होती है इसको 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला जो है उसको जब हम आरंभ करते हैं तो सविनय निवेदन ये है कि वाक्य से प्रायः आरंभ
करते हैं, फिर हम अपनी समस्या का उल्लेख करते हैं। दूसरा अनुच्छेद यानी दूसरा जो भाग होता है, उसमें हम आपसे विनम्र निवेदन है लिख करके जो आपकी अपेक्षा होती है, यानी जिस कारण से आप पत्र लिखते हैं उसको हम लिखते हैं। फिर हस्ताक्षर इत्यादि का ब्यौरा जो कि आप सीख चुके हैं, फिर प्रेषक का पता और दिनांक। तो ये सब जो है हम अंकित या टंकित करके एक औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। हमने आपको पहले ही इस बात का संकेत किया था आपसे कि आज की चर्चा में औपचारिक पत्र के 3 रूपों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। वो तीनों रूप हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र। तो उदाहरण के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी भी हम हासिल करेंगे और तीनों पत्रों के लेखन की शैली से भी हम लोग परिचित होने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेदन पत्र की। आवेदन का अर्थ आप लोग जानते हैं कि निवेदन होता है। कोई भी आवेदन पत्र किसी को तब लिखते हैं जब आपको किसी भी व्यक्ति से कोई आग्रह या निवेदन करना होता है, अथवा जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो ये भी उसी का एक रूप होता है। इसको आवेदन पत्र के माध्यम से लिखा जाता है, या ये जो लिखा जाता है किसी संस्था इत्यादि से, वो आवेदन पत्र कहलाता है। इसके विभिन्न रूप होते हैं, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, किसी समस्या को सुधारने के लिए आवेदन पत्र। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आवेदन पत्र होते हैं और इनका संबंध जो है स्कूल से होता है, कॉलेज से होता है, व्यवसाय से होता है, प्रतिष्ठान इत्यादि किसी से भी हो सकता है, कार्यालय से हो सकता है। तो आइए हम लोग आवेदन पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं उसको देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना होगा सीखने के लिए कि किस प्रकार का आवेदन पत्र हमको लिखना है। तो हमने जैसा कि उल्लेख भी किया कि कई प्रकार के होते हैं आवेदन पत्र। नौकरी हेतु आवेदन, छुट्टी के लिए आवेदन, स्थानांतरण के लिए आवेदन, पदोन्नति के लिए आवेदन और बैंक से ऋण इत्यादि के लिए भी आवेदन। यानी इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, लेकिन प्रायः जो प्रारूप होता है वो सब एक ही जैसा होता है। तो एक नमूना है जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के पत्रों के लेखन को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो वो नमूना जो हमने लिया है वो है बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र। यानी ऐसा नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो बैंक से ऋण लेने के लिए लिखा जाता है। आप देखिए, सबसे ऊपर सेवा में श्रीमान प्रबंधक, फिर बैंक का नाम हम लिखेंगे, फिर अपनी ब्रांच यानी जहां हम लिख रहे हैं उसका पता हम साफ साफ शब्दों में अंकित करेंगे। फिर हम आ जाते हैं विषय पर। विषय बड़ा संक्षिप्त यानी छोटा है, होना चाहिए ऐसा, और बात पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाए। तो आप देखिए, विषय हमने लिखा है बैंक से लोन लेने के संबंध में या संदर्भ में लिख सकते हैं। कभी कभी बाबत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए,
महोदय हमने संबोधन लिखा। फिर सविनय निवेदन ये है कि मैं, यहाँ पर आप अपना नाम अंकित करेंगे, आपके बैंक, फिर बैंक का नाम होगा, का एक खाता धारक हूँ। मेरा खाता संख्या, यहाँ पर आप अपनी जो संख्या है खाते की उसको अंकित करेंगे, है। पिछले कुछ सालों से मैं आपके बैंक की सेवाएं ले रहा हूँ। मेरा आपके बैंक में एक चालू खाता भी है, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मेरी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान है। यहाँ पर आपको अपने संस्था का या दुकान का नाम अंकित करना होगा। और मैं इस दुकान को थोड़ा बड़े स्तर पर लाना चाहता हूँ या ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए काफ़ी पैसों के खर्चे हैं, इसलिए मैं आपके बैंक से लोन लेना चाहता हूँ ताकि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकूँ और बेहतर कर सकूँ। अतः अब दूसरे भाग पे हम लोग आ जाते हैं मुख्य विषय के। दूसरा जो अनुच्छेद है, आप देखिए इसको अलग से लिखा गया है। अतः श्रीमान आपसे नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे इस प्रार्थना पत्र पर गौर या विचार करें और जल्द से जल्द बैंक से ऋण देने की मंजूरी को स्वीकार करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी बना रहूँगा। फिर हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, फिर तारीख यानी दिनांक अंकित करेंगे, फिर आते हैं हम खाता धारक का जो नाम, उसके बाद संख्या यानी उसके बैंक में खाते की संख्या, फिर मोबाइल नंबर भी हम देते हैं, फिर पता देते हैं और अंत में हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बैंक के लिए लिख रहे हैं पत्र, तो निश्चित रूप से हस्ताक्षर हमारे वही होने चाहिए जो हस्ताक्षर हमारे खाते यानी पासबुक में और अंकित है, यानी जो हमारा खाते में बैंक के हस्ताक्षर है उसी प्रकार का हस्ताक्षर हमको करना होता है। तो इस प्रकार की कतिपय सावधानियों को ध्यान में रख करके आपने देखा कि एक सहज और सरल सा प्रारूप है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जो आवेदन करता है वो अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से और सभी सूचनाओं के साथ यानी नाम, खाता संख्या और अपने प्रतिष्ठान का नाम, साथ ही वो अपने उद्देश्य को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर देता है और विनम्रता के साथ वो निवेदन करता है। तो इस प्रकार से एक प्रभावशाली ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमने टास्क यानी कार्य निर्धारित किया है वो है शिकायती पत्र का। तो प्रिय सहभागियों, जिस पत्र के द्वारा किसी भी विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई भी उत्तरदायी संस्था है जो कि चाहे नगर से जुड़ी हो, चाहे गांव के किसी विभाग के दायित्व से संबंधित हो, किसी व्यक्ति या समूह से संपृक्त हो, उससे अगर शिकायत होती है तो उसके निवारण के लिए शिकायती पत्र का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है।
तो ऐसे पत्र क्या कहलाएंगे? निश्चित रूप से शिकायती पत्र कहलाएंगे। तो एक अगर आप प्रभावशाली शिकायती पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तथ्यों का ध्यान हमें देना होगा। कोई भी अगर हम शिकायत करते हैं तो उसको तथ्यों के साथ सतर्कता पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, उसका विवरण भी हमें देना होगा और शिकायत को दूर करने में स्वयं शिकायतकर्ता का भी सहयोग अपेक्षित होता है। यानी जिससे शिकायत है उसके अतिरिक्त आपकी भी भूमिका होगी। इसके लिए संयत भाषा का प्रयोग करें और बात को स्पष्टता से संप्रेषित करने का प्रयत्न करें। तो शिकायती पत्र कई क्षेत्रों में लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं। कतिपय का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मानी हानि से संबंधित, बिजली पानी या स्वच्छता से संबंधित शिकायती पत्र, कक्षा सुचारू रूप से संचालित न होने की शिकायत से संबंधित पत्र, नगर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिखा गया शिकायती पत्र, किसी के द्वारा की गई उद्दंडता की शिकायत के लिए शिकायती पत्र। तो इस प्रकार के बहुत सारे पत्र होते हैं जो प्रायः संस्थाओं को प्रेषित किए जाते हैं। एक पत्र जो है उसका नमूना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नगर निगम के मुख्य आयुक्त को एक पत्र, जिसमें गोरखपुर की गीडा फैक्ट्री के सीवेज से प्रदूषित आमी नदी को स्वच्छ करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम उसका आरंभिक भाग अंकित करते हैं। आप देख सकते हैं काखागा अर्थात नाम, चाचा जा, यहाँ पर पता गोरखपुर, फिर हम यहाँ पर दिनांक अंकित करते हैं। फिर किसको लिखना है? मुख्य आयुक्त को, नगर निगम में है वो, और कहाँ, कौन सा नगर है? गोरखपुर। फिर हम विषय पर आ जाते हैं। विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ यहाँ पर भी अंकित करना होता है। विषय आप देखिए, गीडा फैक्ट्री के सीवेज से प्रदूषित आमी नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु। संदर्भ क्या है? कहाँ से ये समस्या हमारे सामने आई या इसको हमने कैसे जाना? तो इसके लिए संदर्भ का उल्लेख करेंगे। अमर उजाला 5 जनवरी 220 का अंक, उसमें प्रदूषण संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ था। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अमर उजाला के 5 जनवरी 2020 के अंक में प्रकाशित प्रदूषण संबंधी समाचार। अब हम लोग मुख्य विषय पर आ जाते हैं। महोदय संबोधन के बाद हम लिखते हैं, उपजाऊ भूमि और गांवों की सुंदर श्रृंखला से घिरा हुआ नगर गोरखपुर, जो आसपास के गांव और कस्बों के लिए मैनचेस्टर है। वास्तव में हमारे उद्योग नगर गोरखपुर को और अधिक उद्योगशील बनते देख संतुष्टि होती है, परंतु उस उद्योगशीलता का क्या अर्थ है जिसके कारण हजारों लाखों गांव का जीवन दांव पर लग जाए? गीडा फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक द्रव्य, कूड़ा करकट एवं अन्य प्रदूषणकारी अवयव धड़ल्ले से आमी नदी के जल में प्रवाहित हो रहे हैं। नदी के स्वच्छ और धवल पानी पर फैक्ट्री के जहरीले पानी के ज़बरदस्ती अतिक्रमण ने सफ़ेद जल को कलुषित कर दिया है। आसपास के खेत प्रदूषित पानी की वजह से
अनुपजाऊ हो चुके हैं। गंदे जल को पीकर पशु बीमार होकर मर रहे हैं। सड़न और दुर्गंध की वजह से आसपास के लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। भूमि जल पर बुरा प्रभाव और खतरनाक मच्छरों का भी आतंक बढ़ रहा है। यात्रा के दौरान सुनहरे सब्ज खेतों के बीच जो नदी हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाती थी, अब वो स्वयं कलुषित जल के आंसू रो रही है। तो इसके बाद हमने अपनी बात को थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ रखा, इसलिए कि विषय संवेदनशील है। अब हम उन उपायों को भी यहाँ पर अंकित करते हैं जिससे कि पानी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। तो लिखते हैं, नदी को बचाने हेतु निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं। पहला, फैक्ट्री से निकले प्रदूषित रासायनिक जल को साफ किया जाना चाहिए। जहरीले पानी को ज्यों का त्यों नदियों में नहीं मिलाना चाहिए। प्रदूषित पानी को साफ करके नदी के जल में मिलाया जा सकता है। कारखानों को शहर से दूर बनाना चाहिए। यदि शहर में स्थापित हो भी गया है तो उसे सीवेज के लंबे पाइप के जरिए आबादी एवं प्राकृतिक संसाधनों से दूर डंप करना चाहिए। लैंडफिल्स गड्ढों की भराई का इस्तेमाल भी अच्छा विकल्प है। पानी से कणों को हटाने के लिए अवसादन टैंक का इस्तेमाल भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। नियमों के अनुपालन के लिए कानून द्वारा इन सभी क्षेत्रों में उचित सख्ती बरतनी होगी। मुझे विश्वास है कि नगर निगम के मुख्य आयुक्त द्वारा इस भयावह समस्या के निदान के लिए अविलंब और उचित कदम उठाए जाएंगे एवं हमारी प्राकृतिक धरोहरों को आज़ादी दिलाकर उन्हें प्रफुल्लित एवं लहलहाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। अंत में संलग्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रतिछाया, नदी का हाल में लिया गया चित्र, मरे हुए पशुओं एवं पानी पी रहे पशुओं के चित्र, आसपास खेतों के चित्र और अंत में भवदीप फिर हस्ताक्षर करेंगे और नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये दूसरा जो शिकायती पत्र है इसका प्रारूप देखा। अब हम लोग जो तीसरा रूप है जिसको कि हम संपादकीय पत्र के रूप में जानते हैं या रेखांकित करते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं या देखिए। तो हमने ये इस व्याख्यान में निर्धारित किया था कि 3 प्रकार के पत्रों को हम यहाँ पर लिखना उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। तो उस कड़ी में तीसरा पत्र है संपादकीय पत्र। इसके संदर्भ में पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैसे तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले समाचार पत्र देश, पर्यावरण, समाज, राजनीति से संबंधित समस्याओं को उजागर करते हैं। प्रबुद्धता और जागरूकता पैदा करने में भी इनका महती योगदान होता है। किंतु फिर भी कभी कभी जिन मुद्दों पर ध्यान नहीं जा पाता है उनके बारे में भी पाठक को अवगत कराना होता है। तो एक सुधी पाठक होने के नाते पाठक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने आसपास की समस्याओं के प्रति न केवल उदासीन बने, यानी उदासीन उसको नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके प्रति सचेत होकर के जागरूक होकर के उसे विस्तृत पटल तक ले जाना
चाहिए, तभी उस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है या किया जा सकता है। और निश्चित रूप से इसका एक बहुत सशक्त माध्यम होगा समाचार पत्र। उसमें समस्याओं को प्रकाशित कराकर जन जन तक पहुंचाने के लिए संपादक से संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए हम उससे मिलने नहीं जाते हैं, बल्कि पत्र लिखते हैं। तो ऐसे पत्र को हम संपादकीय पत्र की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यानी जब हम किसी समस्या इत्यादि की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए संपादक को पत्र लिखते हैं, यानी उसको विस्तार देने के लिए, विस्तृत धरातल तक, बड़े पटल तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र के माध्यम का उपयोग करते हैं, तो उसके तहत हमको संपादक को पत्र लिखना पड़ता है। और ऐसे पत्रों को हम संपादकीय पत्र कहते हैं। स्पष्ट है कि आप लोग समझ गए होंगे कि संपादकीय पत्र क्या होता है। ये पत्र एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं और संपादक को संबोधित करके लिखे जाते हैं, जबकि इसका जो मुख्य विषय होता है उसका लक्ष्य जन सामान्य होता है। तो यहाँ पर एक विषय लेकर के एक पत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय है प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए। उक्त समस्या का कारण बताते हुए इस पर विचार करने और मुद्दे को उठाने के लिए समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र। ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हम ऊपर पता लिखते हैं जो पत्र को लिख रहा है, क ख ग च छ ज 21 च छ ज कानपुर, और अंत में दिनांक नीचे। फिर हम आते हैं संपादक, और संपादक का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं होता, बल्कि समाचार पत्र का उल्लेख करते हैं। दैनिक जागरण, आप देखिए स्टेशन रोड कानपुर। विषय, यहाँ पर भी विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्लास्टिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध एवं निवारण हेतु। अब आइए मुख्य विषय पर। तो महोदय, आपके सम्मानित और बेहद सक्रिय दैनिक जागरण के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। प्लास्टिक कैरी बैग के अनुकूल प्रयोग होने से आने वाली समस्याओं पर अपनी पीड़ा और शिकायत व्यक्त करने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। स्थिति ये है कि आज हम मिट्टी के बर्तन, पेपर बैग, जूट बैग आदि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भूल गए हैं। हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। हम इसका प्रयोग हर उद्देश्य के लिए इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं कि धरती को हमने प्लास्टिक की चादर ओढ़ा दिया है। इनसे उत्पन्न समस्याएं भयावह हैं। नालियां ब्लॉक होकर ओवरफ्लो हो रही हैं। भूमि पर पड़ा प्लास्टिक भूमि को बंजर बनाता है। यह मिट्टी के ऊपरी और निचले स्तर को अलग करता है। समुद्र और समुद्री जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। इस जहरीले और यांत्रिक जीवन को प्राकृतिक और सुखद बनाने के लिए सख्त कानून बनाकर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर अपने पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों तक समाचार पत्र के माध्यम से उक्त समस्या को पहुंचाने की पहल करें। उम्मीद है कि आवश्यक कार्यवाही के उक्त अनुरोध पर आप गंभीरता से विचार करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपनी बात रखी, अपने लक्ष्य को प्रेषित किया और जो हमारी समस्या है उसको व्याख्यायित किया।
बहुत ही सुनियोजित रूप में इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं और आपके समक्ष यह एक सुनियोजित नमूना हमने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है कि ये चर्चा जो कि हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। हम लोग जो हमारा एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है यानी सीखे गए ज्ञान का परीक्षण, उस पर आने से पहले हम लोग उत्तरमाला 51 प्रस्तुत करेंगे यानी आपके सामने जो पिछला व्याख्यान था। आप देखिए 51 का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बा, 2 का दा, 3 का सा, 4 का आ और 5 का बा। अब प्रश्न देखिए, छुट्टी के लिए लिखा गया आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? असंपादकीय, बा आवेदन, स शिकायती, द उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, खुले में कचरा फैलाने पर लिखे गए पत्र को कहेंगे? अ निमंत्रण, बा आवेदन, स शिकायती, द संपादकीय पत्र। प्रश्न नंबर 3, किसी प्रकाशक पत्रिका या समाचार पत्रों को लिखे गए पत्र कहलाएंगे? आवेदन पत्र, क्षमा पत्र, अधिसूचना, संपादकीय पत्र। प्रश्न नंबर 4, सेवा में या महोदय किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अ प्रेषक, ब प्रापक, सा दोनों के लिए, द लेखक। भवदी या भवनिष्ठ किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्रापक के लिए, प्रेषक के लिए, बिचौलिए के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो आप इनके उत्तरों पर विचार करिए। सत्र अंत को पहुंचता है, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।